पृथ्वी के हर कोने में आज हमें किसी न किसी रूप में जीवन देखने को मिलता है, लेकिन आज से 5 बिलियन साल पहले एक समय ऐसा भी था जब अर्थ अपने फॉर्मेशन फेज में था। आज जिन पोल्स, पहाड़ और लैंडस्केप का लुत्फ हम उठाते हैं, उस दौर में ऐसा कुछ भी नहीं था। धरती पर पनपे सबसे पहले माइक्रोबियल लाइफ के बाद की कहानी तो हम सब कई बार सुनते आए हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम माइक्रोबियल लाइफ से पहले फॉर्म हुए अर्थ की क्रोनोलॉजी पर बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि हमारी खूबसूरत नीले ग्रह की शुरुआत कैसे हुई, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जानवरों का विकास कैसे हुआ, डायनासोर कब दिखाई दिए और वो कहां से आए थे। तो देर न करते हुए चलिए अपनी पृथ्वी के इतिहास की सभी कड़ियों को जानने की कोशिश करते हैं। लगभग 5 बिलियन साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण भी नहीं हुआ था, तब केवल हमारे सूरज की फॉर्मेशन हुई थी और यह पूरी तरह स्टार डस्ट से घिरा हुआ था। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब आउटर स्पेस में मौजूद कॉस्मिक डस्ट टाइट होकर एक साथ जुड़ने लगी, जिसकी वजह से स्मॉल स्टोन्स फॉर्म हुए। और यह काफी रोचक और सिंपल प्रक्रिया थी जो काफी लंबे समय तक चली, लेकिन इसी प्रक्रिया ने प्लैनेट्स की फॉर्मेशन में एक बड़ी भूमिका निभाई। ग्रेविटी ने इन स्टोन्स को कई मिलियन सालों तक खींचा, जिसकी वजह से पृथ्वी एक बॉल के शेप में आ गई। लेकिन अब भी पृथ्वी अपने असली स्वरूप में नहीं बनी थी। इसे अभी भी कई सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना बाकी था। वो केवल अभी एक गर्म गोला थी जिसका तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। ये वो समय था जब पृथ्वी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के गुब्बार से भरी हुई थी। तब तक ना तो हवा थी और ना ही कोई एटमॉस्फेयर था। यहाँ तक कि एक ठोस सतह का निर्माण भी नहीं हुआ था। चारों ओर केवल लावा बह रहा था। लेकिन इस स्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। जल्दी ही एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से हमारा ग्रह एक नए ग्रह से टकराया, और ये टकराव इतना भारी था कि पृथ्वी से एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया, जो आगे चलकर चांद कहलाया। आज भले ही चांद पृथ्वी से काफी दूर है, लेकिन अपने शुरुआती दौर में हमारा चांद पृथ्वी के काफी करीब रोटेट करता था। समय के साथ दूरी बढ़ती चली गई। चांद भी ग्रेविटी के चलते गोलाकार शेप में फॉर्म हो गया, लेकिन टकराव का ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। 600 मिलियन साल बाद हमारी धरती को एक और फेज से गुजरना पड़ा, जब सोलर सिस्टम में मौजूद मेटेरॉइड्स भारी मात्रा में धरती की ओर गिरे। सोलर सिस्टम के निर्माण से बने हुए मेटेरॉइड्स जब धरती की ओर आए तो वो अपने साथ पानी की कुछ मात्राएं भी लेकर आए। कई मिलियन साल तक लगातार पृथ्वी पर गिरने की वजह से वहां पानी की ढेर सारी मात्रा इकट्ठा हो गई। वाटर बॉडीज ने पृथ्वी के तापमान को 70 डिग्री तक कूल करने का काम किया, लेकिन अभी भी पृथ्वी की सतह काफी गर्म थी, जिसे ठंडा करने का काम भी पानी ही करने वाला था। आपको बता दें कि आज जिस पानी को हम धरती पर इस्तेमाल करते हैं, यह मिलियन सालों पुराना है। और सबसे बड़ी बात है कि यह एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड से संबंध रखता है, यानी कि आम भाषा में कहें तो पानी पृथ्वी पर नहीं उपजा, बल्कि मेटेरॉइड्स के जरिए मिला है। शुरुआती दौर में धरती की रोटेशन स्पीड भी काफी ज्यादा थी, जो वक्त के साथ साथ धीमी पड़ती गई। इसी की वजह से ओशन वाटर भी कम होता गया। पृथ्वी के बनने के 700 मिलियन साल बाद इसकी सतह पूरी तरह पानी से कवर हो गई। जमीन केवल कुछ आइलैंड के रूप में ही मौजूद थी, लेकिन कोर से लावा का निकलना अब भी जारी था। ये लावा पानी के चलते ठंडा होकर ठोस हो रहा था, जिससे सतह का निर्माण होना शुरू हो चुका था। धीरे धीरे इस प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ी और लावा से बनने वाली सतह ने जुड़ना शुरू किया। ऐसे में पानी के अलावा पृथ्वी पर महाद्वीपों का भी फॉर्मेशन हुआ। 3 बिलियन साल बाद जब पृथ्वी एक ग्रह के रूप में फॉर्म हो गई, तब भी मेटेरॉइड्स का पृथ्वी पर गिरना जारी रहा। खास तौर पर जब मेटेरॉइड वॉन्केट समुद्र में गिरा तो इसने पानी में अलग तरह के केमिकल्स को रिलीज किया, जिसकी वजह से कई रिएक्शन हुए और पहली माइक्रोबियल लाइफ धरती पर फॉर्म हो गई। सबसे पहले यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया ने पानी में जन्म लिया। कई मिलियन साल तक ये बैक्टीरिया इसी फॉर्म में रहे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपनी तादाद को बढ़ाया और समुद्र के कोने कोने में फैल गए। जैसे जैसे सूरज की रोशनी समुद्र पर पड़ी तो पानी ने ऑब्जॉर्व करना शुरू किया। सनलाइट की मदद से पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को पानी और ग्लूकोज में तोड़ा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। माइक्रोबियल लाइफ की वजह से ओशन वाटर ऑक्सीजन से भर गया। समुद्र में लाइफ के विकास के बाद अब एटमॉस्फेयर की बारी थी।
कुछ समय बाद ऑक्सीजन ने ऊपर उठना शुरू किया और वातावरण के निर्माण में अपनी भूमिका निभाना प्रारंभ कर दिया। आप ये कह सकते हैं कि अगर पहली माइक्रोबियल लाइफ का विकास नहीं होता तो शायद हमें आज पृथ्वी का ये स्वरूप देखने को नहीं मिलता। जीवन के पहले निशान के बाद हमारे ग्रह में कई बदलाव आए, लेकिन खैर ये तो अभी सिर्फ शुरुआत थी। धरती को अभी बहुत कुछ देखना बाकी था। इसी तरह 2 बिलियन साल बीत जाने के बाद पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी बढ़ गई और प्लैनेट की रोटेशन स्पीड में भारी कमी आई। दिन बड़े होते चले गए और पृथ्वी पर वो सभी हालात पैदा हो गए जो किसी भी जीवन के लिए सबसे ज़रूरी थे। 1.5 बिलियन साल बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो पिघले लावा के चलते पृथ्वी की सतह ने टूटना शुरू किया। शुरुआती दौर में जमीन पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ गई थी, लेकिन लावा के चलते प्लेट्स में मूवमेंट स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से सभी सतह ने टूटकर अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण शुरू कर दिया। जहां एक तरफ सभी महाद्वीप एक दूसरे से अलग होने लगे, वहीं वोल्केनिक एरप्शंस के चलते कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हुई। कुछ समय बाद धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया। नॉर्थ और साउथ पोल में बर्फ के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे पूरा ग्रह बर्फ की 3 किलोमीटर चौड़ी लेयर में ढक गया। बर्फ इतनी ज्यादा थी कि स्पेस से पृथ्वी सफेद दिखाई देने लगी। सूरज से आने वाली गर्मी भी सफेद बर्फ के चलते वापस आउटर स्पेस में रिफ्लेक्ट होने लगी। लेकिन ये स्नो एज हमेशा के लिए धरती पर नहीं पनपने वाली थी। पृथ्वी का कोर गर्म था, इसलिए एक बार फिर वोल्केनिक एरप्शंस के चलते वातावरण गर्म हो गया और फिर बर्फ पिघल गई और एक बार फिर से कार्बन डाइऑक्साइड ने एटमॉस्फेयर में जगह बना ली। बर्फ के पिघलने से सनलाइट और आइस में केमिकल रिएक्शन शुरू हुआ, जिसकी वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। कई सालों तक ये घटना इसी तरह साइकिल में चलती रही। ऐसे में मिलियन साल बाद पृथ्वी का तापमान एक एवरेज लेवल तक जा पहुंचा, जो इंसान के रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ग्रह का एयर टेम्परेचर भी इसी स्थिति में आ गया। लेकिन इस प्रक्रिया में स्नो एज में विकसित हुए सभी बैक्टीरिया को मरना पड़ा। केवल वही जिंदा रह पाए जो 540 मिलियन साल से डीप ओशन में रह रहे थे। ये सभी बैक्टीरिया समय के साथ साथ कई पड़ाव पर इवॉल्व हुए। पानी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने के साथ ही पहले मोलस्क यानी कि इन्वर्टिब्रेट भी विकसित हुए। इसके साथ ही बोन स्केलेटन का भी विकास हुआ। पहले वर्म्स से लेकर स्पॉन्जेस और ट्रिलोबाइट्स का विकास भी शुरू होने लगा। हालांकि जमीन अभी भी खाली थी, लेकिन पानी के नीचे एक ऐसी दुनिया का विकास शुरू हो चुका था जो इससे पहले पृथ्वी पर कभी भी नहीं पनपी थी। पानी के अंदर पहले इंसेक्ट्स के साथ पहले प्रीडेटर्स का विकास हुआ, जिन्होंने अपने भोजन के रूप में ट्रिलोबाइट्स को खाना शुरू किया। जीवों के साथ साथ महासागरों में भी पेड़ पौधों ने अपनी एक जगह बनानी शुरू कर दी। प्लांट्स और एनिमल्स की कम से कम 10,000 प्रजातियां अस्तित्व में आ गई। जहां पानी के अंदर एक सुंदर मरीन वर्ल्ड का निर्माण हो रहा था, वहीं हमारी सतह अभी भी बंजर थी। इसका सबसे बड़ा कारण सूरज की किरणों से पैदा होने वाली रेडिएशंस थी। लेकिन जल्दी ही समुद्र से निकलने वाली ऑक्सीजन ने रेडिएशंस के साथ रिएक्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से ओजोन नाम की एक नई गैस का निर्माण शुरू हुआ। इस गैस ने धीरे धीरे पूरी पृथ्वी को कवर कर लिया, जिसकी वजह से सूरज से आती हार्मफुल रेडिएशन ओजोन लेयर से अंदर नहीं आ पाई। वक्त के साथ ओजोन काफी मोटी होती चली गई, जिससे 375 मिलियन साल पहले पृथ्वी की सतह पर पहले पौधे ने पनपना शुरू किया और ऐसे में एक ग्रीन एनवायरनमेंट का विकास शुरू हुआ। इस प्रक्रिया को पूरा होने में काफी समय लगा, लेकिन हरे भरे वातावरण के विकास के साथ समुद्र में मछलियां भी पनपने लगी। इन मछलियों के फिन्स जैसे पैर धीरे धीरे इवॉल्व हुए, जिससे ये पानी से बाहर आकर जमीन पर रहने लगी। बस इसी तरह बाकी वेजिटेशन का भी विकास हुआ, लेकिन वो मछली ही थी जिसने 15 मिलियन साल पहले समुद्र को छोड़कर जमीन पर घर बनाया और धीरे धीरे इनके एवोल्यूशन ने कई जानवरों का विकास किया। सबसे पहले शुरुआत लैंड रेप्टाइल से हुई, लेकिन इनमें एवोल्यूशन के चलते धीरे धीरे डायनासोर्स की कई प्रजातियां हमें धरती पर देखने को मिली। धरती पर हरियाली बढ़ने के साथ साथ जायंट जंगलों का भी विकास हुआ और ये जंगल कई बड़े डायनासोर्स का घर बन गया। आप ये मान लीजिए कि प्रकृति एक ऐसे जीवन का आगाज कर चुका था जो हर दिन बदल रहा था और बेहतर हो रहा था, और धीरे धीरे ये फॉर्मेशन तब से लेके आज तक इवोल्यूशन का ही एक नतीजा है, जिसके बाद हमें कई सारे जानवर और इंसान भी देखने को मिले।
पर अगर इस पूरी प्रक्रिया को मैं ब्रीफ करने लगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी ज़रूर बताऊंगा, इसलिए आप कमेंट में अगर चाहिए तो पार्ट 2 ज़रूर मेंशन करिए। तो दोस्तों ये थी पृथ्वी के फॉर्मेशन से लेकर जीवन की उत्पत्ति की कहानी। इन फैक्ट से पता चलता है कि आज जिस पृथ्वी को हम देखते हैं उसके एवोल्यूशन के पीछे एक गहरा इतिहास छिपा है। एवोल्यूशन की रेस आज भी जारी है और अभी भी प्रकृति उसी रफ्तार से इवॉल्व हो रही है। ऐसे में ये जानना दिलचस्प है कि हमें भविष्य में न जाने धरती पर क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।